Morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my fourth video of economics previous year questions. So this is very important topics also. In the previous video we already discussed about the 22 question. Now we are discussing the 2009 sample paper. 9 sample paper. Question number 23. So let's understand this questions. किस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है हम लोग डिस्कस करते समझते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में डिस्कस द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द फ्लोइंग सिचुएशन. आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बताना है. आखिर ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है वो भी डिस्कस करते हैं. जैसे यहाँ लिखा एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई. जैसे डिमांड क्या है वो लेस है. किससे लेस है? एग्रीगेट सप्लाई से. तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड क्या है? कम है. डिमांड क्या है? कम है. तो जब सप्लाई ज़्यादा रहता है और डिमांड कम रहता है इसका मतलब क्या हुआ कि लोग प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा सप्लाई कर रहा है पर डिमांड तो है नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. जिससे क्या होगा? प्राइसेस घट जाएगी प्रोडक्ट का. प्राइसेस क्यों घट रही है? क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं. लोग डिमांड नहीं करेंगे, प्राइसेस क्या होगा? घट जाएगा. तो इस तरह का सिचुएशन को जब प्राइस घटता है ना तो हम लोग उसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं. ठीक है. तो डिफ्लेशनरी गैप तभी होता है जब सप्लाई बढ़े और इन्फ्लेशनरी गैप तभी होता है जब सप्लाई बढ़े घटे. ठीक है. अब यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो टॉपिक है आपका जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से लिया गया है और ये जो टॉपिक है ये एक चीज़ और को डिफाइन कर रहा है क्योंकि ये चैप्टर जो है डिफ्लेशनरी गैप को दिखा रहा है टॉपिक. तो ये एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड से चैप्टर से लिया गया है. आपको एकदम पता रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से दिया जाना है. तो याद रखिएगा एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड या फिर 4 मार्क्स में आएगा या फिर 6 मार्क्स में आएगा. ठीक है. तो चलिए समझते हैं. यहाँ लिखा है कि एडी इज लेस देन AS इन द इकोनॉमी इट क्रिएट अ डिफ्लेशनरी गैप. इसके कारण क्या होगा? हमेशा डिफ्लेशनरी गैप होगा. इट क्रिएट डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी एंड द प्राइस लेवल टेंड टू फॉल. डेफिनेटली जब भी डिमांड कम होता है तो प्राइसेस हमेशा घटने लगती हैं. एंड द डिफ्लेशनरी गैप डिस्करेज द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज द आउटपुट. इससे क्या होगा ना, प्रोड्यूसर जो है जब उनको लगेगा कि हम सप्लाई कर रहे हैं पर डिमांड नहीं है तो वो लोग प्रोडक्शन को घटा देता है, आउटपुट को घटा देता है. आउटपुट मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विस को घटा देता है. ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेंट्री लेवल. क्योंकि उनके पास बहुत सारा इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाता है, मतलब स्टॉक बढ़ जाता है. तो जब वो बढ़ जाता है तो वो क्यों प्रोडक्शन और करेंगे? उनके पास बहुत सारा प्रोडक्शन पहले से है, लोगों को डिमांड नहीं है. इट लीड टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई एंड द इकोनॉमी अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन एडी एंड एएस. और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इकोनॉमी को तब इक्विलिब्रियम होगा वो जब एडी और एएस क्या होगा? बराबर होगा. तो एडी एएस तभी बराबर होगा जब डिमांड एंड सप्लाई बराबर होगा. तो डेफिनेटली वो इंतजार करता है कि एडी जितना भी एडी है वो हमेशा एएस के बराबर हो जाए. जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर ने 10,000 गुड्स को बनाया तो प्रोड्यूसर चाहेगा डिमांड भी क्या हो जाए? 10,000 के बराबर आ जाए. मान लीजिए डिमांड पहले अगर 9,000 था तो इंतजार करेगा कि दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए. तो जैसे ये बराबर हो जाएगा तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम कहलाएगा. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कह सकते हैं आप इसको. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन हमारा एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आर ग्रेटर देन एक्स एंटी सेविंग. आखिर एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है या एक्स एंटी सेविंग क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं. एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी प्रकार से आप प्लान के अनुसार जब इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्लानिंग के अनुसार कि कहाँ पे कितना पैसा लगाना है किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा. और प्लानिंग के अनुसार अगर आप पैसा को सेव करते हैं तो वो आपका एक्स एंटी सेविंग कहलाएगा. तो मान लीजिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक्स एंटी मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है ज़्यादा होगा किससे? सेविंग से. तो क्या होगा? बिल्कुल देखते हैं. अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये तो एक बात मैं आपको कहूँ कि हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए सेविंग से. मान लीजिए लोग सेविंग करने लगेंगे तो क्या होगा? देश में पैसा जो है ना वो जो है जमा हो जाएगा, मतलब ब्लॉक हो जाएगा. क्या कह सकते हैं? ब्लॉक हो जाता है जब कोई पैसा जमा करता है या सेविंग करता है. तो हद से ज़्यादा सेविंग नहीं करना है. सेविंग करना अच्छा बात है पर हद से ज़्यादा नहीं. अगर उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो उससे क्या होगा? एक नया कारखाना खुलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो ये बहुत ही अच्छा है. तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा होना अच्छा बात है. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इफ़ सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट देन सेविंग. चलिए इसे अच्छे से समझते हैं फिर से. ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कोई दिक्कत ना हो. देखिए देख सकते हैं यहाँ पे सेविंग लाइक बिलो द इन्वेस्टमेंट. मतलब अगर सेविंग कम होगा इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा? हाउस होल्ड सेविंग लेस. मतलब कि अगर यहाँ पे दिखाया गया कि अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो? जो हाउस होल्ड है, जो हाउस मतलब हम लोग
ठीक है। हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग कम सेविंग कर रहे हैं। मतलब कम सेविंग कर मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। सेविंग कम का मतलब ये हमेशा खर्चा ज़्यादा, तो खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको आप कह सकते हैं लेस सेविंग, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, विच मीन्स दैट दे आर स्पेंडिंग मोर। बिल्कुल याद रखिएगा, अगर हम सेविंग कम करते हैं तो खर्चा ज़्यादा करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे। दिस विल लीड टू द अनप्लान एंड अनडिजायर्ड डिक्रीज इन द इन्वेंट्री ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक। देखिए इससे क्या होगा ना कि जो अनप्लान अनडिजायर था वो आपका इन्वेंट्री को जो अनसोल्ड है उसको आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे या घटा देंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस कर। देखिए जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस लाइन को कि इससे होगा क्या, ठीक ना। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए पहले से बहुत सारा सप्लाई है, स्टॉक का सप्लाई हो गया है, ठीक है। तो अब लोग क्या करने लगे, सेविंग को कम कर दिए और खर्चा को बढ़ा दिए। तो इससे क्या होगा ना, वो लोग वो चीज़ को भी खरीद लेंगे जो अनस्टॉक है। अनस्टॉक मतलब हो गया यहाँ पे, या अनसोल्ड है। अनसोल्ड मतलब बचा हुआ है, जो गुड्स बचा हुआ रहेगा वो उसको भी खरीद लेगा। जैसे अब मान लीजिए खर्चीले हैं आप, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी खरीद देंगे। तो इससे क्या होगा ना, जो मार्केट में जो स्टॉक है अनसोल्ड मतलब जो बिका नहीं है, जो अनसोल्ड स्टॉक है, बिल्कुल आप उसको क्या करेंगे, खरीदने लगेंगे। इससे क्या होगा ना, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल अगर आप सेविंग कम करते खर्चा ज़्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमेशा देश में क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे यही कहा गया, तो टू रेज दिस अनसोल्ड स्टॉक द प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, सो टू इंक्रीज द आउटपुट एंड दे विल कम बैक टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इससे क्या होगा, डेफिनेटली प्रोड्यूसर जब देखेगा कि मेरा अनसोल्ड स्टॉक बिकने लगा, जो मेरा जो सप्लाई था बहुत सारा वो ख़त्म होने लगा, प्रोड्यूसर और एम्प्लॉयमेंट देगा और आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल फिर से बराबर होने लगेगा, करेक्ट। तो याद रखिएगा ये दोनों बातें जो है आपका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, डिफाइन द फॉलोइंग वैल्यू एडिशन, फ्लो वेरिएबल और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप। इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफाइन द फॉलोइंग है, वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, फ्लो वेरिएबल है, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से यहाँ पूरे दिया हुआ है कि आपको इसको इतने सारी चीज़ों को डिफाइन करना है। इस पर आपको 6 मार्क्स देगा। मतलब आप समझ के जाइए कि आपका अगर आप सबको डिफाइन करते तो आपको 1.5 मार्क्स एक पे मिलेगा। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, उसको भी हम लोग बनाएंगे, समझाएंगे किस प्रकार से बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन वाला प्रोसेस पे आते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या है। देखिए वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट एक्सपेंस क्या होता है, जैसे समझिए, जैसे किसी वस्तु को अगर मैंने 100 रुपये बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत, और उसका हम वैल्यू रखें 120 रुपया, ठीक है। तो इस पर कितना जोड़े हम, तो इसमें हम 20 रुपये और जोड़ें, तो 20 रुपये जोड़े तब ना इसमें 120 रुपये होगा। तो इसको हम लोग वैल्यू एडिशन कहते हैं। मतलब कोई भी इंटरमीडिएट एक्सपेंस होता है, इंटरमीडिएट एक्सपेंस मतलब क्या, गुड्स को बनाने में जो भी खर्चा होता है उसमें हम लोग जो भी प्रॉफिट जोड़ते हैं वो हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाता है, करेक्ट। तो यही है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमेशा 2 चीज़ों से निकलता है फार्मूला, उसका सेल्स प्लस चेंज स्टॉक है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। देखिए सेल्स का मतलब क्या होता है, जितना गुड्स मैंने बेच दिया है, और चेंज स्टॉक मतलब क्या होता है, जो अनसोल्ड स्टॉक है, अनसोल्ड है ना, उसको हम लोग चेंज स्टॉक कह सकते हैं। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू निकल जाएगा आउटपुट का, ठीक है। चलिए अब जीडीपी क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। इट रिफर्स द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक साल के अंदर जितना भी आप गुड्स हो या सर्विस हो, जितना भी गुड एंड सर्विस अगर प्रोड्यूस करते हैं एक साल के विद इन, वो हमारा जीडीपी कहलाता है। मतलब जीडीपी ज़्यादा होना बहुत अच्छा बात है। अगला हम आते हैं फ्लो वेरिएबल पे। इट रिफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। बिल्कुल फ्लो वेरिएबल का मतलब होता है जो आप मेजर करते हैं ओवर ऑफ टाइम में। जैसे ये डायनेमिक है, जैसे सेविंग, जैसे कि सेविंग को आप कितना सेविंग की ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम, तो आपका क्या सेविंग रहा, ये सब क्या कहलाता है, फ्लो वेरिएबल कहलाता है। और भी डिस्कस करते हैं इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट रिफर्स टू इनकम फ्रॉम द income received in the form of factor income from the labor services on the capital invested in the abroad, rent received by the Indian from its property abroad। जिसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा मान लीजिए आपको कोई कंपनी है या कोई घर है यहाँ पे, और ये आपका इंडिया है, ये आपका यूएसए है और ये आपका इंडिया है, और आपका एक घर है यहाँ पे, एक हाउस है यूएसए में। तो यहाँ से जो रेंट उठेगा ये भारत आएगा, तो इसी को बोलते हैं इनकम रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब अगर आपका घर रहा तो रेंट आएगा,
जो कि प्रॉपर्टी हो गया, और आपका कोई फर्म है, मतलब कोई कंपनी है, तो उससे भी प्रॉफिट आएगा। तो इंडिया में इस प्रकार से पैसा क्या होता है, आते रहता है। तो जब भी बाहर से पैसा आए, चाहे वो रेंट के रूप में आए, चाहे वो आपका सैलरी के रूप में आए, प्रॉफिट के रूप में आए, जो भी आएगा सब आपका इनकम कहलाएगा। चलिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और भी लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल का सॉल्व किया गया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, दिस वीडियो कंप्लीटेड। वी डिस्कस टोटल क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो चलिए 24 हो गया हमारा डिस्कशन में। और उसके बाद जब हम लोग आएंगे तो हम लोग सेट 2 को आएंगे, बट सेट 2 से पहले हम लोग उसका जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। सो थैंक यू, दिस वीडियो कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।